प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना कि अगली बार भी मैं ही लाल किले पर आऊंगा, अगले साल भी मैं ही झंडा फहराऊंगा, अगले साल भी मैं ही भाषण दूंगा, ये मोदी का कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है या इस पर अभी भी सस्पेंस है? मोदी के बारे में आप कुछ भी कह दीजिए, ये तो मोदी के विरोधी भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री जो भी कहते हैं उसके पीछे पूरा रिसर्च होता है। प्रधानमंत्री का आज का भाषण सुनने से स्पष्ट है कि उन्होंने पूरा इलेक्शन रिसर्च कंप्लीट कर लिया। 89 मिनट के भाषण में 24 के लिए एक बहुत ही बारीक मैसेज छिपा है। मोदी के भाषण में पॉलिटिकल मीनिंग ढूंढेंगे तो इलेक्शन की क्लियर मैसेजिंग मिलेगी। मोदी ने अगर चुनाव जीतने का दावा किया है, मोदी ने अगर तीसरी बार पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने की ठान ली है, तो फिर वोट कहां से आएगा? मोदी को 300 से ज्यादा सीटें कैसे मिलेंगी? 300 सीटों वाला फॉर्मूला 89 मिनट में ही छिपा है। कैसे छिपा है यह आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 24 जीतने का फॉर्मूला सार्वजनिक कर दिया। अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। मोदी के विरोधी भी सोच रहे हैं कि अब तक किसी भी प्रधानमंत्री ने लाल किले पर चढ़कर इतनी जोर से, इतने कॉन्फिडेंस से पब्लिकली ये कभी नहीं कहा कि अगले चुनाव में मैं ही आ रहा हूं और जब आऊंगा तो हिंदुस्तान की तकदीर बदल दूंगा, जब आऊंगा तो हिंदुस्तान को डेवलप्ड कंट्री बना दूंगा, जब आऊंगा तो इकोनॉमी को नंबर 3 पर पहुंचा दूंगा। कठोर परिश्रम किया है, देश के लिए किया है, शान से किया है, सिर्फ और सिर्फ नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि, इस भाव से किया है। परिवर्तन का वादा मुझे यहां ले आया, परफॉर्मेंस मुझे दोबारा ले आया और आने वाले 5 साल अभूतपूर्व विकास के हैं। 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है। मोदी ने कोई बात हवा में नहीं कही। प्रधानमंत्री की स्पीच से जो हेडलाइन बनी, उस हेडलाइन से पहले ही मोदी ने कैलकुलेशन तैयार कर लिया। 24 के वोट का पूरा हिसाब किताब मोदी की टेबल पर रेडी है। मोदी ने लाल किले की प्राचीर से उसी हिसाब किताब के कुछ स्नैपशॉट्स शेयर किए हैं। मां शब्द, एम फैक्टर, मोदी की चिंता भी है और इसी में मोदी की सफलता भी है। इलेक्शन पर असर डालने वाला सबसे पहला एम फैक्टर है मिडिल क्लास, दूसरा एम फैक्टर है महंगाई, तीसरा एम फैक्टर है मुसलमान और चौथा एम फैक्टर है महिला। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन सा एम मोदी के फेवर में है और कौन सा एम चुनौती में है। पहला एम फैक्टर यानी मिडिल क्लास मोदी के लिए प्लस है, दूसरा एम फैक्टर यानी महंगाई मोदी के लिए माइनस है, तीसरा एम फैक्टर यानी मुसलमान दोराहे पर है लेकिन झुकाव अब भी मोदी के विरोध में है, और चौथा एम फैक्टर यानी महिला पर मोदी का सबसे ज्यादा जोर है। यह एम फैक्टर मोदी के फेवर में है। मिडिल क्लास, महंगाई और महिला, लाल किले की प्राचीर से मोदी ने 3 एम पर फोकस किया और टॉपअप में इसके साथ ओबीसी को अटैच कर दिया। मोदी की पार्टी 2024 के चुनाव में 50% वोट शेयर का टारगेट लेकर चल रही है। 50% वोट का मतलब है लोकसभा की 425 सीटें, इनमें से 20-25 सीटें गड़बड़ हो भी गई तो 400 सीटें कहीं नहीं जाती। क्या 50% वोट और 400 सीटें पॉसिबल हैं? चलिए पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताते हैं कि मोदी ने क्या क्या कहा और उससे कितने वोट जुड़ते हैं। सबसे पहले बात पहले एम यानी मिडिल क्लास की। मिडिल क्लास चुनाव जिताता भी है और यही मिडिल क्लास चुनाव हरा भी सकता है।
मोदी ने बताया कि पिछले 5 साल में उनकी सरकार ने 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया और मिडिल क्लास में पहुंचा दिया। आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है, देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। ये पक्का जगह ले लेगा। आज जो 13.5 करोड़ गरीबी से बाहर आए हुए लोग हैं, वो एक प्रकार से मध्यम वर्ग की ताकत बन जाते हैं। जब गरीब की खरीद शक्ति बढ़ती है तो मध्यम वर्ग की व्यापार शक्ति बढ़ती है। जब गांव की खरीद शक्ति बढ़ती है तब कस्बे और शहर की आर्थिक व्यवस्था और तेज गति से दौड़ती है। और यही इंटरकनेक्टेड हमारा अर्थचक्र होता है। हम उसको बल लेकर के आगे चलना चाहते हैं। मिडिल क्लास में जुड़े नए लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जिनके पास पक्की छत वाला घर है। ये वो लोग हैं जिनके पास बैंक खाता है। ये वो लोग हैं जिनके पास मोबाइल फोन है। ये वो लोग हैं जो बच्चों को स्कूल भेजते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास कम से कम दोपहिया वाहन जरूर है। भविष्य की ओर आशा से देखने वाला यही नया मध्यम वर्ग है जो मोदी का पक्का वोटर है। ये बड़े शहरों में भी रहते हैं, लेकिन इस वर्ग की ज्यादा आबादी टियर 2 और टियर 3 शहरों में रहती है। 2021 में हिंदुस्तान की करीब 32% आबादी मध्यम वर्ग की थी। 2047 तक करीब 61% आबादी मध्यम वर्ग की होगी। जाति कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, इलाका कोई भी हो, मध्यम वर्ग राजनीतिक रूप से एक जैसा बिहेव करता है। 2014 से मध्य वर्ग मोदी के साथ है और गरीबी रेखा से ऊपर आकर मध्य वर्ग में शामिल होने वाले लोग मोदी के एकदम पक्के वाले वोटर हैं। ये मध्य वर्ग का सपोर्ट ही है जिससे मोदी स्टेट बाय स्टेट जीतते चले गए और बीजेपी के भगवा किले को मजबूत करते चले गए। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी और नंबर 3 की अर्थव्यवस्था, मोदी के इन दोनों मिशन में मिडिल क्लास का इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। मोदी इंटरनेशनल सप्लाई चेन में भारत को चीन की जगह पहले नंबर पर लाना चाहते हैं। वो भी ये मिडिल क्लास ही पॉसिबल करेगा। जब देश आर्थिक रूप से समृद्ध होता है तो सिर्फ तिजोरी नहीं बढ़ती है, देश का सामर्थ्य बढ़ता है, देशवासियों का सामर्थ्य बढ़ता है। और तिजोरी का पाई पाई अगर ईमानदारी से जनता जनार्दन के लिए खर्च करने का संकल्प लेने वाली सरकार हो तो परिणाम कैसा आता है? मैं 10 साल का हिसाब तिरंगे की साक्षी में लाल किले की प्राचीर से मेरे देशवासियों को दे रहा हूं। सवाल है कि इस मिडिल क्लास के लिए मोदी ने क्या किया? इंटरनेट का सस्ता डेटा, राशन का सस्ता आटा, इलाज के लिए सस्ती दवा, मकान बनाने के लिए लोन, व्यापार करने के लिए लोन, इनकम टैक्स में छूट, 7 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं। नरेंद्र मोदी ने मध्य वर्ग को व्यवसाय से जोड़ने के लिए 20 लाख करोड़ से ज्यादा के मुद्रा लोन दिए। कोरोना काल में मोदी ने एमएसएमई को लोन देने का प्रोग्राम लॉन्च किया तो मध्य वर्ग के उद्यमियों को 3 लाख करोड़ के कर्ज बांटे। स्ट्रीट वेंडर्स को स्वनिधि स्कीम के तहत 50,000 करोड़ के कर्ज दिए। सस्ते घर बनाने में होने वाले खर्च को मोदी ने 90,000 करोड़ से बढ़ाकर 4 लाख करोड़ कर दिया। सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए खोले गए जन औषधि केंद्रों पर मोदी ने 20,000 करोड़ खर्च किए। मोदी के काम से सबसे ज्यादा फायदा मिडिल क्लास को हुआ। मोदी ने जिस मिडिल क्लास को बढ़ाया वही मिडिल क्लास महंगाई की मार से त्रस्त है। जुलाई महीने में खुदरा महंगाई दर 7% से ऊपर पहुंच गई है, 7.44%। यह महंगाई का हेडलाइन नंबर है जिसे मोदी के विरोधियों ने तुरंत फैलाना शुरू कर दिया। विरोधी पार्टियां महंगाई को मुद्दा बना रही हैं, बनाना भी चाहिए। टमाटर के दाम हेडलाइन में है। इस दूसरे एम फैक्टर पर प्रधानमंत्री की नजर है। मोदी ने कोई बहाना नहीं बनाया। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने माना कि हां महंगाई है, क्योंकि दूसरे देशों से जो सामान मंगाना पड़ रहा है वो सामान ही महंगा आ रहा है। आज दुनिया महंगाई के संकट से जूझ रही है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को महंगाई ने दबोच के रखा है। हम भी दुनिया से जिन सामान की जरूरत होती है लाते हैं, तो हमें सामान तो इंपोर्ट करते हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हमें महंगाई भी इंपोर्ट करनी पड़ती है।
क्योंकि पूरी दुनिया को महंगाई ने जकड़ के रखा है। लेकिन मेरे प्यारे परिवारजनों, भारत ने महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए भरसक प्रयास किए हैं। पिछले कालखंड की तुलना में हमें कुछ सफलता भी मिली है, लेकिन इतने से संतोष नहीं मान सकते। दुनिया से हमारी चीजें अच्छी है, इतने बात से हम सोच नहीं सकते। मुझे तो मेरे देशवासियों को महंगाई की बोझ कम से कम हो, इस दिशा में और भी कदम उठाने हैं और हम उस कदम को उठा के रहेंगे। मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। 24 के चुनाव में 100 करोड़ वोटर होंगे जो अगले 5 साल यानी 2029 तक देश की तकदीर तय करेंगे। प्रधानमंत्री ने पिछले 1000 साल का इतिहास बताकर अगले 1000 साल के लिए भारत को गुलामी से बचाकर रखने की बात की। बातों बातों में मोदी ने यह इशारा भी कर दिया कि मैं रहूंगा तभी सुरक्षित रहोगे, मैं रहूंगा तभी आगे बढ़ोगे और मैं रहूंगा तभी सपने पूरे होंगे। जब देश आर्थिक रूप से समृद्ध होता है तो सिर्फ तिजोरी नहीं बढ़ती है, देश का सामर्थ्य बढ़ता है, देशवासियों का सामर्थ्य बढ़ता है। और तिजोरी का पाई पाई अगर ईमानदारी से जनता जनार्दन के लिए खर्च करने का संकल्प लेने वाली सरकार हो तो परिणाम के साथ है। मैं 10 साल का हिसाब तिरंगे की साक्षी में लाल किले की प्राचीर से मेरे देशवासियों को दे रहा हूं। बातों से अगर वोट मिलने होते तो कोई प्रधानमंत्री कभी हारता ही नहीं। लोकतंत्र में परिस्थितियां बदलती रहती हैं और नेता को बदली हुई परिस्थितियों में खुद को ढालना पड़ता है। यहीं पर तीसरा एम फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा एम यानी महिला वोट। 24 में वोट करने वाले 100 करोड़ वोटर्स में 49.5 करोड़ से ज्यादा महिला वोटर्स होंगी। अगर महिलाएं एकजुट होकर वोट कर दें तो किसी और के वोट की जरूरत ही नहीं। महिला वोटर्स के बीच मोदी का स्कोर हाई है। लाल किले से मोदी अपने ग्राफ को और ऊपर ले गए। आज भारत गर्व से कह सकता है कि दुनिया में नागरिक उड्डयन में अगर किसी एक देश में सबसे ज्यादा विमेन पायलट हैं तो मेरे देश में है। आज चंद्रयान की गति हो, मून मिशन की बात हो, मेरी विमेन साइंटिस्ट उसका नेतृत्व कर रहे हैं। आज विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, मेरी 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य लेकर के आज विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप पे हम काम कर रहे हैं। आज 10 करोड़ महिलाएं विमेन सेल्फ हेल्प में जुड़ी हुई है। और विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ आप गांव में जाएंगे तो आपको बैंक वाली दीदी मिलेगी, आपको आंगनवाड़ी वाली दीदी मिलेगी, आपको दवाई देने वाली दीदी मिलेगी। और अब मेरा सपना है 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का, गांव में 2 करोड़ लखपति दीदी। और इसके लिए एक नया अभिगम भेजा। साइंस और टेक्नोलॉजी, हमारे गांव की महिलाओं का भी सामर्थ्य देखता हूं मैं, और इसलिए हम एक नई योजना सोच रहे हैं कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले। इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे, ड्रोन चलाने की, ड्रोन रिपेयरिंग की हम ट्रेनिंग देंगे। और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी, और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। लखपति दीदी, मोदी ये बात आज से नहीं पिछले 1 साल से कह रहे हैं। लाल किले से मोदी ने उसे रीइंफोर्स किया। नरेंद्र मोदी जब लाल किले पर आए तो वहां कोई लिखा लिखाया भाषण नहीं था। मोदी 89 मिनट तक एक्सटेम्पोर बोले। इस 89 मिनट में प्रधानमंत्री ने वो फॉर्मूला रख दिया जो किसी भी विरोधी नेता की समझ में नहीं आया। 24 के चुनाव से पहले का यह आखिरी 15 अगस्त है। आज प्रधानमंत्री ने स्पीच दी।
इंडिया अलायंस के मुख्यमंत्रियों की भी स्पीच हुई। कल सबके भाषण अखबारों के पहले पन्ने पर छपेंगे। बिहार में मोदी और नीतीश कुमार दोनों का भाषण छपेगा। पश्चिम बंगाल में मोदी और ममता दोनों के भाषण छपेंगे। इसी तरह राजस्थान में होगा, कर्नाटक में होगा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी होगा। पटना का आदमी मोदी को पढ़ेगा या नीतीश को देखेगा। इसी तरह कोलकाता का वोटर मोदी को पढ़ेगा या ममता की सुनेगा। 24 से पहले हर फ्रंट पर लड़ाई है, मगर बात हेडलाइन बनाने की हो तो मोदी का जोड़ नहीं। आने वाले दिनों में आने वाली विश्वकर्मा जयंती पर एक कार्यक्रम हम लागू करेंगे। इस विश्वकर्मा जयंती पर हम करीब 13-15 हजार करोड़ रुपया से जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, ज्यादातर ओबीसी समुदाय से, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे और करीब 13-15 हजार करोड़ से उसका प्रारंभ करेंगे। विश्वकर्मा योजना का जिक्र इस साल के बजट में आया था। अब प्रधानमंत्री ने तारीख दे दी है। 17 सितंबर को लगभग पूरे उत्तर भारत में विश्वकर्मा पूजा होती है। संयोग से उसी दिन प्रधानमंत्री का बर्थडे होता है, यानी इस साल नरेंद्र मोदी के बर्थडे के दिन ओबीसी जातियों को फायदा पहुंचाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की एक योजना लॉन्च होगी। विश्वकर्मा योजना फुल ओबीसी योजना है। पूरे देश में 42% से लेकर 52% तक ओबीसी वोटर हैं, यानी किसी भी राज्य में चले जाएं तो 10 में से हर चौथा या पांचवा आदमी ओबीसी है। विश्वकर्मा योजना से किसे फायदा होगा? बढ़ई, कुम्हार, लोहार, सुनार, शिल्पकार, मूर्तिकार, राजमिस्त्री, बाल काटने वाले, कपड़े धोने वाले, इस्त्री करने वाले। जिन जातियों के बारे में कोई नहीं जानता, मोदी उनकी भी सोच रहे हैं, इसलिए वोटर भी मोदी की सोचते हैं। मेरे परिवारजनों, मैं आप में से आता हूं, मैं आपके बीच से निकला हूं, मैं आपके लिए जीता हूं। अगर मुझे सपना भी आता है तो आपके लिए आता। मोदी के विरोधी मोदी का बॉयकॉट करने में ही अपनी जीत समझ लेते हैं, लेकिन वो मोदी के फॉर्मूले को नहीं समझ पाते। विरोधी वोटर की नजरों में भी गिरते हैं और चुनाव में मुंह की भी खाते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।